अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा एक इंतहाई अहम मामला जिस पर हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं और पे दर पे दहशत गर्दी के आए रोज़ नए वाक़यात हैं जो हम देख रहे हैं। कभी ये ख़बरें कि एक बड़ी बैठक और उसमें अहम फ़ैसले, यकीनन ये फ़ैसले लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ अहम इजलास हो रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, एक पेज पर हैं। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त हम देखें तो आए रोज़ मुख्तलिफ एक से ज़ायद वाक़यात भी कई दिनों तक रिपोर्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल जाफ़र एक्सप्रेस के हमले के बाद उस पर बहुत सारे सवालात हैं। गो कि कल ये ख़बर आई कि जाफ़र एक्सप्रेस दोबारा बहाल की गई है और ट्रेन को बलूचिस्तान कोयटा से रवाना किया गया है। लेकिन एक दूसरी हकीकत ये है इस वक्त के 3 रोज़ से वहाँ पर मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस कॉम्प्रोमाइज़ है और इंटरनेट सर्विस पर बंदिश है, जिसकी वजह से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना। और बताया जा रहा है कि चूँकि थ्रेट अलर्ट्स हैं, इसकी वजह से ये जो डाटा इंटरनेट सर्विस है उसको मुअत्तल फिल वक्त किया गया है। इसके अलावा अगर KP में हम देखें, वहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ दहशतगर्दाना हमलों की ख़बरें मिलती हैं और अब तक जितनी कार्रवाइयाँ हैं, चाहे जो DG खान से आखिरी ख़बर आई, गवादर की ख़बरें हैं, ज़्यादातर जगहों पर इसमें हम देख रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी एहलकार जिनको निशाना बनाया जा रहा है वो इन दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। जाफ़र एक्सप्रेस पर भी ऐसी खबरें आई थी कि निशाना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी इदारे थे, आम शहरी या कोई और नहीं था। इस पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं कि क्या एक बिल्कुल गो फॉर अ किल की पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, कोई बातचीत के ज़रिए कुछ होना चाहिए। और फिर यहाँ तक भी कि जो हाइड आउट्स इनके क्रॉस बॉर्डर हैं अफ़गानिस्तान में, अगर ये वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं तो वहाँ तक जाकर भी टारगेट किया जाए। मैं आज के प्रोग्राम में चाहूँगा कि हम ज़रा इस मामले पर तफसील से बात करें कि किस तरीके से ये जो एक बहुत बड़ा मसला जो कि अब तक हम बात करते आ रहे थे कि मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है, सियासी इस्तेहकाम उसके बाद आता था, लेकिन अचानक इस दहशतगर्दी का ये जिन बेकाबू हुआ और इस वक्त सर फहरिस्त ये दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान के लिए एक सबसे अहम मसला है। कहाँ पर कुछ कमी है और बेहतरी कैसे आ सकती है, और सियासी सतह पर तमाम लोगों का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसका कितना अहम होना ज़रूरी है अगर इस दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। मैं चाहूँगा तफसील से इस मामले पर आज हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हसन अयूब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं, एक जाफ़र एक्सप्रेस तो एक बड़ा वाक़या था, हाईजैकिंग ऑफ इट्स काइंड, उससे पहले के वाक़यात, उसके बाद बेशक हमने इंटेंट शो किया, मुख्तलिफ मुलाकातें की, इजलास हो रहे हैं, इदारों के क़याम की बात है, मुख्तलिफ बॉडीज़ की फॉर्मेशन की बात है, लेकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो बिल्कुल थम नहीं रही हैं। हर रोज़ हमें मुख्तलिफ ख़बरें मिल रही हैं। क्या वजह है इतनी तेज़ी इसमें, किस तरह से देखते हैं आप, इसके क्या मुहर्रिकात? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि इसके तो ताने बाने हम जब देखते हैं, और हम पास में भी हम कई दफ़े इस पे बात कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से जाके मिलते हैं, और आप देखें 2020 में पाकिस्तान में टोटल उस वक़्त दहशतगर्द हमले जो 49 हुए थे बिफोर टेकिंग ओवर ऑफ बाय अफ़गानिस्तान बाय अफ़गान तालिबान। अफ़गान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद ही हमने सर्च देखी, क्योंकि फिर उन्होंने 8,000 के करीब जो पिछली गवर्नमेंट ने अशरफ गनी की हुकूमत ने जो जेल में बंद थे लोग थे, स्पेशली काबुल के सराउंडिंग में 8,000 वो थे जो फितरत ख्वारिज को सब्सिक्वेंटली उन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद सर्च हमने देखी। और इसमें सर्च में तो वाज़ेह तौर पर यही था, अफगान तालिबान के आने के बाद तेज़ी आई, और फिर इसमें 92% इंक्रीज हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा, और 500% इंक्रीज थी सुसाइड अटैक्स में। और सिमिलरली बलूचिस्तान में हमने देखा कि वहाँ पे BLA और की फैसिलिटेशन हुई, मजीद ब्रिगेड की फैसिलिटेशन हुई। हिस्टोरिकली भी हम देखें कि तमाम जो है राइट फ्रॉम 1947 से ये वहाँ से ओरिजिन चीज़ें होती रही हैं, और फिर 1950 में इंडिया और अफगानिस्तान के एक दोस्ती का माहिदा हुआ था, और तब से उनका फोकस भी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, चाहे पश्तूनिस्तान का मसला था, या इसके अलावा बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट उस वक्त बनी थी अर्ली 70s में, वो बलूचिस्तान में उनकी सपोर्ट से बनी है। बिल्कुल ब्रिगेड साहब, सब्सिक्वेंटली वो जब वो एक क्रैकडाउन हुआ। हिस्ट्री है, उससे हम डील भी करते रहे हैं, वाकिफ़ भी हैं। मैं सिर्फ ये हालिया लहर की बात कर रहा हूँ, जो कि जो माजी का टेररिज्म भी आप देखें उसके भी कुछ और चीज़ें थी, मामलात थे, लेकिन ये बिल्कुल वन ऑफ इट्स काइंड है
जिस तरह से मैंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ पर्टिकुलरली टारगेट करना, और इतनी ज़्यादा तेज़ी विदाउट एनी डे ब्रेक, ये मुसलसल हर रोज़। जी हाँ, तेजी देखें, इसका तो यही है कि सिंस तालिबान के आने के बाद हमें तवक्को थी हालात बदल जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। तो अफगान इंडिया का वही कंट्रोल जो इन्फ्लुएंस था वो अफगानिस्तान में हमने देखा, और जाफर एक्सप्रेस वाले हमारे सामने एक मिसाल है। और जिस सोफिस्टिकेशन का ये अटैक हुआ, सिलेक्शन ऑफ टारगेट है, इस टारगेट की साइट की सिलेक्शन थी, और इसके अलावा इसमें जो रियल टाइम इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन वहाँ पे फीड हो रही थी, रियल टाइम इंडियन मीडिया इसको कवर कर रहा था। तो सो इंडियन रॉ एक दे वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। और पास्ट में चंद महीने पहले, पिछले अगस्त में हमने देखा था जब साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेटेड अटैक्स अक्रॉस हुए हैं। चंद दिन पहले भी कुछ ऐसे कोशिश की गई थी वो, लेकिन वो हो नहीं सके। और जिस तरीके से आज की खबर है, एक और वो सुसाइड लखपास की साइट पे हुआ है, लेकिन जी। उससे कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं। लेकिन इसका यह है कि इंडिया इसमें एडमेंट है कि हमने डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को करना है, तो इसकी फैसिलिटेशन अफगानिस्तान कर रहा है। एविडेंस हमारे पास है। और रिसेंटली जब सादिक साहब गए थे अफगानिस्तान, तो वो बन्नू अटैक का एविडेंस भी लेके गए थे, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के एविडेंस भी लेके गए थे कि देवर इन कम्युनिकेशन विद बिल्कुल सही जो ब्रिजेश साहब। द क्वेश्चन हैंडलर्स थे, रिमेंस जो देयर कि निमरोज ये पे बैठे। एविडेंस अब कहाँ कहाँ हमने पेश करने हैं और क्या काम आएंगे। हसन अयूब साहब की जाने में पढ़ूंगा। हसन साहब, बहुत सारे लोगों का मानना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो एक रास्ता ज़रूर बनता है या एक वजह बनती है कि दहशतगर्द बहुत खुलेआम अपनी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, गो कि ये कोई मौका या हालात नहीं देखते हैं। बट डू यू एग्री विद द फैक्ट कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में चल रही है, चाहे वो जिस भी वजह से चल रही है, वो भी एक बड़ी वजह है कि इतने मुनज़्ज़म अंदाज में और इतनी मुतवातर कार्रवाइयाँ करने का एक जवाज़ या एक रीज़न मिल गई है दहशतगर्दों? नहीं, ये बात नहीं है। ये ऑलरेडी पुराने अरसे से ये इंटरलिंक्ड है इनके साथ। बलूचिस्तान की अगर बात करें, स्पेसिफिकली बात बलूचिस्तान की करनी है। खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो अलग हैं, लेकिन अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं। वहाँ की जो पसमानदगी है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो सरदार डालते हैं वफाकी हुकूमत पर या मरकज़ के ऊपर। जबकि दर हकीकत मेरे ख्याल के मुताबिक, और मेरे इस हवाले से एक मुतालबा करूँगा कि इन सरदारों का ऑडिट कराया जाए कि कितनी फंडिंग इन्होंने ली और उसके बावजूद आज भी बलूचिस्तान महरूम क्यों है। पहली बात तो ये जो ये बेचते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ उसका एक सोशल फेस है। एक देखिए सरदार हो गए, एक फेस ये है जो कि किसी हद तक पॉलिटिकल फेस के अंदर इन्वॉल्व आते हैं बलूचिस्तान के अंदर। दूसरा उनका एक सोशल फेस है, जिस तरह के मारंग बलोच है, जैसे वो मामा कदीर था, इस तरह के लोग आ जाते हैं। ये लोग भी एक किस्म के ये दहशतगर्दों के साथ इनके एक राब्ते हैं, बैरूनी कुव्वतों के साथ ये लोग अलाइंड हैं। बाहर के ममालिक में जब ये जाते हैं तो इनको बड़ी पिज़राई मिलती है। ये इतने बड़ी मोबिलाइजेशन जब करते हैं, 3-3 वक्त के इनको खाने कौन देता है। मारंग बलोच जो है वो शी इज नॉट अ वर्किंग लेडी, बट इवन देन शी कैन होस्ट 20,000 पीपल फॉर एंटायर 1 मंथ, और शी कैन फीड देम। उनको खाना दे सकती है 3 टाइम का। तो ये 20,000 बंदे को 3 टाइम का खाना खिलाना 1 महीने तक मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैं तो काम करता हूँ, अच्छी सैलरी है, इसके बावजूद आई कैन नॉट अफोर्ड इट, बट शी कैन, जिसका काम भी कोई नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी गवर्नमेंट को भी देखना है, हमारी रियासत को देखना है कि ये सारा इंटरलिंक्ड है। यानी एक इनका सोशल फेस है, एक इनका पॉलिटिकल फेस है, और एक इनका मिलिटेंट फेस है। और जो सोशल फेस है वो रोना ये रोता है कि लोग मिसिंग हैं, लेकिन वो मिसिंग कौन है? वो मिलिटेंट्स के ग्रुप में जाके बैठे हुए हैं जो आगे कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन ये जो सोशल फेस है ये रोना धोना करती है जी कि वो लोग, हमारे लोग मिसिंग हैं। मिसिंग नहीं है, वो दहशतगर्द बने हुए हैं, लेकिन जब उनकी दहशतगर्दों को मारा जाता है उस पर ये एहतजाज करते हैं। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है, और इस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको दो टोक फैसला करना है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है जी, हो रही है जी, वी नो इट। क्या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है जी? है, काफी अर्से से है। इंडिया भी दूर है, अफगानिस्तान भी दूर है। ये जो हमारे अंदर बैठी हुई काली भेड़े हैं ये तो हमारे सामने हैं जी, तो हम इनको क्यों छोड़ें? पहली बात तो ये तो हमारे सामने बैठे हुए ना, और पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करते हैं। तो मैं तो पहला मुतालबा ये करूंगा कि जितने बलोच सरदार हैं, जो आज बलोच सरदार जो एक अपनी लॉन्ग मार्च कर रहे थे, एहतजाज कर रही हैं, अख्तर वेंगल उनका नाम है, तो मोहतरम ने पीडीएम गवर्नमेंट में कितने पैसे लिए, उससे पहले गवर्नमेंट्स में कितने पैसे लिए, और फिर उसके बावजूद जहां जहां वो इस्तेमाल किया इस चीज का ऑडिट किया जाए ना। फिर इनसे पूछा जाए अख्तर वेंगल साहब, आपके जो भाई जावेद वेंगल हैं जो लश्कर बलूचिस्तान चलाते हैं, जिनके साले हरबियार मरी हैं, जो कि बीएलए के सरबराह हैं, तो ये आपका तो कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, ठीक है?
तो ये आप बसमानदगी की बात कर रहे हैं, यानी आप देखें कि जावेद मेंगल साहब और ये सारा BLA और लश्कर बलोचिस्तान, ऑल ऑफ देम दे आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेशन अंडर ब्रास। ये ब्रास के अंडर सब लोग काम कर रहे हैं। तो जब ब्रास के नीचे उसके अंडर अम्ब्रेला ये तमाम लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों के राब्ते जो है यूरोप के अंदर कुछ बैठे हुए पाकिस्तान मुखालिफ कुफ्तों के साथ भी हैं, इनके राब्ते जो हैं वो जो यूरोप के अंदर इंडियन एम्बेसीज है वहां पर राब्ते हैं इनके, और वहां पर राब्ते करके वहां से ये फंडिंग ले रहे हैं। तो ये जब सारी चीजें चल रही हैं तो हसन साहब फिर मुझे ये बताइएगा, जैसे आप ये हसन साहब आप ये जानते हैं, हमें ये बातें पता हैं, फिर क्यों खामोशी क्यों है अब तक और इनके साथ नरमी क्यों बरती जा रही है? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि हमने इन लोगों को हमेशा नाराज बलोच करार दिया। देखिए एक बात, वैसे अख्तर मेंगल की बात हो रही है, 800 बंदे लेके नहीं निकल सके वो, 1000 बंदा नहीं था उसके एहतजाज में आज, लेकिन इतनी उनकी टोटल हैसियत है। जहां पर एक MPA भी ना पंजाब के अंदर, एक MPA एक MNA जो है ना वो 2-2,500 बंदा लेके निकल सकता है। तो अख्तर मेंगल जिसको हम पूरे सूबे बलूचिस्तान का हम लीडर कहते हैं, वो 800 बंदा लेके निकला है, लेकिन उसकी ये उनका वेट है, ही इज अ वेरी लाइट वेट इन बलूचिस्तान। लेकिन यहाँ पर हमारे बड़े बड़े साथी उनको हैवी वेट बनाकर पेश करते हैं। यार एक शख्स की हैसियत, उस शख्स की हैसियत जिसको हम बलूचिस्तान का लीडर बना के पेश कर रहे हैं, वो अपनी तहसील पूरी की भी उसकी हैसियत नहीं है, एक तहसील भी उसके साथ नहीं है, जिला तो दूर की बात है। तो बात ये है कि तहसील लेवल का वो लीडर नहीं है, लेकिन मरकज पर आकर वो इस तरह वो छाया हुआ है कि हम लोग कहते हैं जी कि उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है आज ईवान में खड़े होकर, आज 2-3 महीने हो गए उसका इस्तीफा तक मंजूर नहीं कर रहे। राइट हसन अयूब से पॉइंट आ गया जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मोहम्मद अली साहब, बलूचिस्तान की अगर इन पर्टिकुलर बात की जाए तो जाफर एक्सप्रेस, उस पर क्या हम सवालात उठा सकते हैं, उठाते रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, मामलात हैं। वो एक मामला अपनी जगह के जिस तरह भी था, दहशतगर्द एक कार्रवाई थी, हो गई। उसके बाद हालात का सितम यह कि कुछ मुजाहिरीन आते हैं और कोयटा हॉस्पिटल से जो है वो लाशें तक उठा के ले जाते हैं। तो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर बलूचिस्तान पूरे को तो आप छोड़ें जो रकबे के लिहाज से एक बड़ा सूबा है, लेकिन कोयटा शहर, अगर वहाँ पर जो स्टेट की रेट है या प्रोविंस की रेट है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर जो एक हमारी सूबाई हुकूमत और पूरा सेटअप बैठा हुआ है कि वो क्या डिलीवर करेगा और क्या कर सकता है और क्या कैपेसिटी है उसकी? बहुत अहम सवाल किया आपने, और मैं समझता हूँ कि अभी हसन अयूब साहब ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इन पहलुओं का अहाता किया, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, मैं अगर एक एनालिस्ट की सूरत में देखूँ वजूहात को, ये तमाम जो मामलात हैं ये दो मामलात से जुड़े हुए हैं, और एक जो मामला है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब ये है कि जनाब जो बलूचिस्तान के तमाम तर वसाइल, इख्तियारात और अपॉर्चुनिटीज़ का इर्तिकाज़ है वो सरदारी निज़ाम में है, लेकिन आपके पास कहने को जमहूरियत भी वहाँ पे है, लोग इलेक्ट भी होते हैं। तो भाई जमहूरियत तो वहाँ पे चलती है ना, वहाँ पे मुस्तहकम होती है जहाँ पे मैं, अगर मेरा हल्के का बंदा जो है, जो MNA MPA है, वो मेरी मर्जी के मुताबिक काम ना करे, अपने वादे पूरे ना करे, डेवलपमेंट ना करे, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, मैं एक नए उम्मीदवार को अगली दफ़ा सपोर्ट करूंगा। तो मुझे ये बताएं कि वो जो जागीरदारी निज़ाम के तहत नीचे जो गरीब मेहनत कश जो बलोच बहन भाई हमारे रहते हैं, क्या वो अपने सरदार के खिलाफ वोट दे सकते हैं और उसको रिजेक्ट करके किसी और को इलेक्ट करवा सकते हैं? तो पहला तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला है, और दूसरी बात ये है गवर्नेंस का मसला भी इसी से जुड़ा हुआ है कि गवर्नेंस तो उसी वक्त होगी ना जनाब के जब वोटर जो है अपने नुमाइंदे को अकाउंटेबल ठहराएगा। और ये हसन साहब ने बहुत जबरदस्त आइडिया दिया, मैं इसकी मुकम्मल तायद करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि पिछले 1947 से तमाम सरदारों को जितने फंड्स दिए गए हैं उसका एक वाइट पेपर जारी करे, जिसमें ये डिस्क्लोज किया जाए कि जी कितने डेवलपमेंट फंड्स 1947 से लेके आज तक बलूचिस्तान को दिए गए हैं, और उसके बावजूद उसमें से कितने एक्चुअली लोगों की डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, इन्वेस्टमेंट पे इस्तेमाल हुए। आप बुगटी साहब की बात करते हैं, भाई बुगटी साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, तो क्या उनके बताएं कि उनके जो डेरा बुगटी में कितने मज़ारे हैं जो कि मेहनत कशों के बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिला है और वो भी ऑक्सफोर्ड जाके पढ़े। तो भाई बात ये है कि ये जो बयानिए का फ्रेमवर्क है कि ये फेडरेशन और बलोचों की जंग है, ये गलत फ्रेमवर्क है, और हमारी रियासत और हुकूमत गलती करती है
मामले और मसले को देखा जाता है। हकीकत ये है कि ये बलूचिस्तान के जागीरदारी निज़ाम का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि वो ना फेडरेशन को अकाउंटेबल है, ना वो अपनी सिविल सर्विस को कुछ समझता है, और अपनी मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग्स वहां पे करवाई जाती हैं, और निचली सतह पे क्या वो अकाउंटेबल है अपने वोटर और अपने गरीब बलोच के सामने। और फिर चौथी बात कि उसी के महरूमी, गुर्बत, अफलास और मसाइल को वो उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है कि जनाब देखें आप इसलिए गरीब हैं कि चूंकि हमें हुकूमत से वसाइल नहीं मिल रहे। वो उनको ये तो नहीं बताते कि भाई पिछले 75 साल में हमें फेडरल गवर्नमेंट से कितने अरबों डॉलर मोहम्मद अली साहब, ये बातें जो आप कह रहे हैं मोहम्मद अली साहब, और वो मैं आपको नहीं दे रहा, वो मैं इस्लामाबाद और कराची में और दुबई में अपने मैंशंस बनाने और स्पोर्ट्स कारें खरीदने पे खर्च तो करूंगा, लेकिन आपने अपना खून दे के लड़ाई करनी है रियासत से, ताकि मैं रियासत को मजीद ब्लैकमेल कर सकूं। ठीक है मोहम्मद अली साहब, देयर इज नो डिसएग्रीमेंट विद व्हाटएवर यू हैव सेड और हसन भाई हैज सेड। आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया है, ये एक फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन क्या बिल्कुल ओवरलुक कर सकते हैं हम के बलोच लोगों के साथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सरदार वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादती तो कहीं ना कहीं है, और ये तो रियासत भी मानती है, दबे लफ्जों में माने, खुल्लम खुल्ला इजहार ना करे, तो क्या हम इसको बिल्कुल ओवरलुक कर सकते हैं कि हाँ नहीं बिल्कुल कोई ज्यादती नहीं हुई वहाँ के अवाम के साथ, और कुछ उनके दिलों में कुछ है? ज्यादती और महरूमी एक बिल्कुल हकीकत है, लेकिन वो ज्यादती और महरूमी कौन कर रहा है? भाई बात ये है कि मैं एक बैंक से कर्जा लूं और वो मैं खा जाऊं, और फिर मैं अपने घर पे और घर वालों पे खर्च ना करूं, और उनको कहूं कि जनाब ये बैंक के बाहर जाके आप मुजाहरे करें। तो ये मैंने एक मेटाफोरिकली आपको एनवायरनमेंट एक्सप्लेन किया है। हाँ, रियासत और हुकूमत की भी ये गलती रही है, मुझे पॉइंट आउट करने दें कि वो 75 साल से सिर्फ सरदारों को अपीज करती रही है। ठीक है, जब कोई सरदार जो है उसको फंड्स मिल रहे हैं, वो हुकूमत में है, तो वो चुप है, और जैसे ही वो हुकूमत से जाएगा या उसको फंड्स नहीं मिलेंगे तो वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों से साजबाज करना शुरू कर देगा, या फिर वो मारंग बलोच की सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। तो ये हकीकत जो है, हुकूमत, मैं समझता हूँ हुकूमत और रियासत को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, और उसको जो सूबाई हुकूमत है, ठीक है हम उसकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान, ये हसन अयूब साहब से पूछें कि जनाब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, क्या वो बलूचिस्तान के नुमाइंदों को बुला के पूछ सकती है कि कितने फंड्स जो हैं आज तक 1947 से बलूचिस्तान को दिए गए हैं, और उसमें से कितने लगे हैं, और उसकी करंट रियलिटी क्या है? बिल्कुल सही। जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा अब ये फाइंड आउट करते हैं जी, हाउ कैन वी ओवरकम दिस। अब ये एक बड़ा और अहम सवाल है, और जो फ्यूडल्स का एक सिस्टम है, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, वो पंजाब में या क्रॉस पाकिस्तान, कहीं ना कहीं फैक्टर्स डिफरेंट हैं, मामलात बलूचिस्तान के डिफरेंट हैं बाकी जगहों के, लेकिन ये सरदार तो पूरे पाकिस्तान का एक मसला 75 साल से अनफॉर्चुनेटली रहे हैं और आज भी हैं। ब्रिगेड साहब, अब आगे बढ़ते हुए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? जिस तरह से हसन साहब ने भी फरमाया, हम जानते हैं इन लोगों के किरदार, चीज़ें किस तरह से इनके मामलात चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गो फॉर अ किल पॉलिसी होनी चाहिए। अब नाराज़ बलोच रहनुमा, हमारे नाराज़ भाई पहाड़ों पर चढ़े हुए, ख़त्म कर दें ये बातें, बहुत होगी, इनको मौका दे, कहते हम हैं, लेकिन क्या एक्चुअली वी शुड गो फॉर अ किल? बस ठीक है, बहुत हो गया, कोई नरमी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेट्स टेक एक्शंस। जी हाँ, मेरे ख्याल में देखिए हमने तमाम ऑप्शन आजमाए हुए हैं, और लास्ट सो मेनी 75 ईयर्स के साथ हम तो यही कर रहे हैं, और इसमें और अपीसमेंट की बात हो रही थी कि बार्गेनिंग होती थी, हम डेलीगेशन भेजते थे, सरदार साहब से ये बात करें, नवाब साहब से ये बात करें, अल्टीमेटली वो पैसे लेता। अब रिसेंटली एक जस्ट मैं, अगर आप खाली इनका देखें जो डिक्लेरेशन की अख्तर मेंगल की प्रॉपर्टीज की आप देख लें, तो आप पता चलेगा दुबई में प्रॉपर्टीज है, इंग्लैंड में प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो बेतहाशा है। तो लेकिन यह है कि अपने लोगों का इस सच उन्होंने लुक आफ्टर नहीं किया। अब टाइम आया है, देखें कि जिस तरीके से हमने देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और ब्रास एक्टिवली इन्वॉल्व है, बलोच यकजहती कमेटी उनके साथ मिली हुई, और जिस तरीके से रिसेंट एक्टिविटीज हमने देखी है, तो जो कंसेप्ट अभी आया है, चीफ भी कहते रहे कि हार्ड स्टेट हमने बनना है, और हार्ड स्टेट जाके हमने अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करना है। बातचीत उनके साथ होगी जो सरेंडर करेंगे, आके पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए कहेंगे कि हम बात करने को, उनके साथ यकीनन बातचीत होगी। लेकिन कोई बदमाशी के साथ ये कहता है कि आगे हम किसी ब्रास वाले से बात करेंगे, नहीं होगा, यकीनन
जो नेशनलिस्ट पार्टी से बलूचिस्तान में बहुत सारे हैं जो फेडरल यहाँ इस्लामाबाद में भी बैठे हुए हैं और बलूचिस्तान क्वेटा में असेंबली में भी बैठे हुए, उनसे बात हो सकती है और डिफरेंट पार्टी से, इवन दी सो कॉल्ड जो अब अख्तर मकदल ने कल जो 2 दिन से ड्रामा किया, उनसे भी बातचीत हो सकती है। डॉक्टर मालिक भी है, बदंजो पार्टी जो है उनके साथ भी हो सकती है, तो उनके साथ बातचीत करके चीजें आगे जा सकती है। देखिए, महरूमी में बलूचिस्तान में तकरीबन 12 साल मैंने नौकरी की है। आज बलूचिस्तान में इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट, 25,000 किलोमीटर के तो रोड्स हैं, 8 बड़े हाईवेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, क्रेडिट कॉलेजेस हैं, लड़कियों के लिए हैं, और इसके अलावा देखें देव तमाम ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए अफवाज पाकिस्तान में तकरीबन 800 के करीब अफसर बलोच अफसर हैं। 40,000 आपकी आर्मी में बलोच जवान सर्व कर रहे हैं। तो वहां पे लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, आप पश्तून बेल्ट में जाके देखिए, वहां पे डेवलपमेंट का डिफरेंट पैटर्न है। बलोच बेल्ट में जाएंगे देखेंगे तो वहां पे डिफरेंट है, क्योंकि सरदारों का कंट्रोल बलोच बेल्ट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू पश्तून बेल्ट, क्योंकि वहां पे लोगों ने उनको इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, हमारी साथ बातचीत भी होगी नेशनलिस्ट के साथ, लेकिन हार्ड स्टेट है। तो इसलिए देखें जो रिसेंट एक्शन हुआ है मारंग के अगेंस्ट, जब उसने एक ड्रामा करने की कोशिश की थी, जो टेररिस्ट की डेड बॉडीज लेने के लिए फिर मिसिंग पर्संस का ड्रामा उन्होंने करना था, अब क्रैक डाउन किया है। तो हमें इस पर कोई कंप्रोमाइज किसी सूरत में नहीं करना चाहिए, और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको दे शुड बी टेकन टू टास्क, और इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, लिंक्स भी एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल में बातचीत जहाँ पे होगी, डेवलपमेंट आप देखें ना, तमाम चीफ मिनिस्टर तो सारे बलोच थे, अबाउट 41 के करीब, जितना मुझे एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, गवर्नर्स भी बलोच भी रहे हैं। तो यही है कि उन्होंने खुद क्या कंट्रीब्यूट किया बलूचिस्तान के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में उनका क्या किरदार था। सो मेरे ख्याल में अब टाइम आया है कि हमें स्ट्रिक्टली हॉट स्टेट बन के दिखाना होगा, और जिसका हमने एक शुरुआत कर दी। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। हसन अयूब साहब, आपसे जानना चाहूँगा 2 चीज़ें। एक तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अब अगर अफ़गानिस्तान में भी इनके सेफ हेवन्स हैं, और अफ़गान जो इस वक्त अबूरी हुकूमत है हमारी बात नहीं सुनती या उस तरह नहीं हमारे साथ टेबल पे बैठ के कार्रवाई करती, तो फिर हम इस मामले को भी अपने हाथ में लें और वहाँ क्रॉस बॉर्डर जाकर भी हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। दूसरा सर, इसके बाद उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें कि अब जो मैं सियासी सतह की बात कर रहा हूँ या अदम इस्तेहकाम की, तो एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं इस सारे मामले को भी अनफॉर्चुनेट है बट प्ले अप करने की कोशिश करती रही है। कहीं वो एक बयान देते हैं, कितना ज़रूरी है उनका भी ऑन बोर्ड होना टू डील विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इट डजंट मैटर नाउ, देयर इज रेलेवेंट, बाकी लोग कर लेंगे सारा कुछ। अच्छा, आप उस सियासी जमात की बात तो नहीं कर रहे जिसके जो लीडर हैं वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर अदालत से सेंटेंस हो चुके हैं 14 ईयर? जी, मैं बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेट मी टेक द नेम, मैं इमरान खान और पीटीआई की बात कर रहा हूँ। जी, ओके। अच्छा, मैंने कहा क्लैरिटी कर लूँ, इस बारे से ले लूँ। अच्छा, पहली बात तो ये देख लें जी, आप जो बात कर रहे हैं पार्टी का, तो उनको आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो उमर अयूब साहब मौजूद है ना कौमी असेंबली में, या शिबली फराज साहब सेनेटर ऑफ पाकिस्तान के अंदर हैं, जो एक वफाक की अलामत भी है सेनेटर ऑफ पाकिस्तान। तो ये उनका फर्ज है, इनको साबित करना होगा कि पाकिस्तान फर्स्ट। वो शानदाना गुलजार वाली बात ना ये साबित करी जमात कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नाउजुबिल्लाह, मैं तो इस बात को बहुत कंडेम करता हूँ, शानदाना गुलजार के इस बयान को भी जो माजी में उन्होंने दिया था। बट इवन देन अगर अमली तौर के ऊपर उसी पर अमल दरामद करना है तहरीक इंसाफ ने, तो फिर वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाने का और मोहब्बे वतन कहलवाने का हक खो बैठेगी ये जमात, क्योंकि पाकिस्तान का पहली, ये हमारी प्रायोरिटी है, हमारा फख्र है, हमारा वतन है। डेफिनेटली। रहा सवाल अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स के हवाले से तालिबान के या BLA के, तो वो तो मौजूद हैं, वो तो ये मौजूद हैं, और ये अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल मुसलसल होती चली आ रही है। और पाकिस्तान ने अभी कुछ अर्सा पहले वहां पर अपनी एयर स्ट्राइक्स की हैं, और पाकिस्तान वहां पर अगर जाना पड़ा तो बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ये बात डिसाइड कर दी है कि एनफ इज एनफ, अब हम मजीद दहशतगर्दी नहीं सहेंगे और ना किसी को दहशतगर्दी करने की इजाजत देंगे। जो हार्ड स्टेट वाली बात की है चीफ आर्मी स्टाफ ने, वो बात ये है कि जो भी कोई कसूर करेगा उस स्पेसिफिक कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उसका केस जो है वो फौजदारी केस है तो उसको फौजदारी केस के मुताबिक सजा मिलेगी। अगर दहशतगर्दी का केस बनता है तो कानून के जुमरे में आएगा
तो दहशतगर्दी के कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हार्ड स्टेट की एग्जांपल ये है जी, बड़ा सिंपल के कोई भी एक्शन होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट लॉ। एक चीज सही। रहा सवाल, अब हमने अमन की तरफ बढ़ना है, तो अमन के लिए क्या करना होगा? ऑपरेशंस तो जरी बात है, जो काइनेटिक ऑपरेशंस है वो तो चल ही रहे हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा ये हो सकता है कि जो इलीगल जो एक्शंस हो रही हैं, जो स्मगलिंग हो रही है, जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, इस हवाले से भी आपको जो है ना फोकस करना होगा। और इसमें देखिए बलूचिस्तान की लीडरशिप ने एक रोल प्ले करना है। बलूचिस्तान की लीडरशिप को अपनी जाती मफाद से बाहर निकलकर पाकिस्तान के या मुल्की मफाद की तरफ बढ़ना होगा। मैंने बलूचिस्तान के अंदर कभी भी कोई काबिल वज़ीर आला नहीं देखे, लेकिन लकीली आज जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, इज अ कॉम्पिटेंट मैन। जैसे पहले जाम कमाल साहब, ही वाज आल्सो अ कॉम्पिटेंट मैन, जिन्होंने करप्शन को जो है वो किसी हद तक रोका। और अभी देखिए मैं देख रहा था कि 30 करोड़ रुपए के फंड्स की ज़कात की जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1.25 अरब रुपया खर्च हो रहा था बलूचिस्तान के अंदर। तो गवर्नेंस लेवल को भी अपने इम्प्रूव करना है। हेल्थ की, एजुकेशन की फैसिलिटीज ऑलरेडी काफी बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन उनको मजीद इंप्रूव करे। और इनके जो सरदारों के इलाके हैं, इनको सरदारों के कंट्रोल से बाहर लेके जाएं, वहां पर खुशहाली लेकर आए, वहां पर एजुकेशन, बेसिक हेल्थ यूनिट्स होने चाहिए। तो कुछ ना कुछ आपको अपने पेट को काटना चाहिए बाकी सूबे को, और इनके इलाकों में तरक्की लेकर आए, ताकि वहां का जो नौजवान है, इंटरनेट आ चुका है तकरीबन पूरे बलूचिस्तान के अंदर, और वहां पर जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग जो ये कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ नफरत भर रहे हैं, जो माइंड्स प्लूट कर चुके हैं, उसको भी खत्म करने के लिए आपको जो है ना अमली इक़दाम उठाने होंगे। मोहम्मद अली साहब, दहशतगर्दी की इजाज़त तो हमने ना पहले दी थी, ना हम आज दे रहे हैं और ना हम देंगे, ये तो हम बड़े क्लियर हैं, लेकिन दहशतगर्दी मुसलसल जारी है। अब इस पर कंट्रोल, ख़ास तौर पर ये जो हम बैठक अब हुई हैं और उसके बाद चीज़ें, लेकिन चीज़ें जो दहशतगर्दों की तरफ से वो कार्रवाइयाँ जारी हैं, कब तक हम देखेंगे कुछ ऐसे एक्शंस कि हमें कुछ रोकथाम इनकी होती हुई नज़र आएगी? देखें जी, 2 लेवल पे मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले तो मैं जो भी बात हो रही थी उसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि देखें, दरअसल ये जंग जो है, ये दहशतगर्दों की रियासत पाकिस्तान के साथ जंग नहीं है। ये बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान के सरदारी निज़ाम की, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ जंग है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे जैसे चीन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, तो जो गरीब बलोच है, जो मिडिल क्लास इमर्ज कर रही है, वो जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है, जिसको सैकड़ों साल से सरदारों ने मोनोपोलाइज किया हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि देखें, अगर आम बलोच बाशऊर हो जाए, गैरतमंद बलोच जो है मेहनत के साथ साथ खुशहाल हो जाए, उसके वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आए, ट्रेडिंग हो, इकोनॉमी डेवलप हो, माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप हो, टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो, तो वो अपने रोजगार के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए सरदार की तरफ तो नहीं देखेगा ना। वो तो अपने मसाइल को खुद पैदा करेगा। तो फिर सरदारी निजाम तो इररेलेवेंट हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये सरदार एक जानिब रियासत पाकिस्तान और हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, और दूसरी जानिब वो आलमी पावर्स और हमारे दुश्मनों के हाथ में खेलते हैं। और ये डबल गेम उनकी बहुत सालों से, दहाइयों से जारी है। अब टाइम आ गया है कि रियासत और हुकूमत को इस डबल गेम को समझना चाहिए, और इसका हल सिर्फ ये है दो लेवल पे। एक तो इमीडिएट है और एक लॉन्ग टर्म है, और वो ये है कि अब हमें बलूचिस्तान के अवाम को टारगेट बनाना है कि उनके घर दहलीज तक रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, रोजगार, मौके पहुंचे। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सरदारों को ही अपीज किया जाए, उन्हीं को डेवलपमेंट फंड्स दिए जाए। मोहम्मद अली साहब, हमें एक दफा अगर ये कोशिश की गई थी एक सरदार के खिलाफ जाने की, मोहम्मद अली साहब पड़ेगा कि आप ये, क्योंकि ये निजाम 75 साल से फेल हो गया है कि सरदारों को तो आपने जो अपीज किया है 75 साल में, उन्होंने तो वो वसाइल जो है दुबई, लंदन, स्विट्जरलैंड, कराची और इस्लामाबाद में महल बनाने के लिए इस्तेमाल किए, उन्होंने अवाम को तो नहीं दिए। तो अब आपका निजाम ऐसा होना चाहिए कि वो लोकल बॉडीज के तहत निचली सतह पे बलोचों के ग्रीवेंस को एड्रेस करे, उनको मौके दे, ताकि वो तबका जो कि सरदारों और दहशतगर्दों के हाथों में जिनका इस्तेहसाल हो रहा है, जिनको गुमराह करके रियासत के खिलाफ फुट सोल्जर के तौर पे खड़ा किया जा रहा है, आम किया जा रहा है, वेपनाइज किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, जब उनको बेहतर उम्मीद, अपॉर्चुनिटी, इज्जत
और ग्रोथ मिलेगी, तो वो बिल्कुल वो जो फेक नैरेटिव और मिसलीडिंग नैरेटिव है उसका खात्मा हो जाएगा। मोहम्मद अली ये साहब, मेरी मैं strategic- सिर्फ जो एक चीज़ जानना चाह रहा था, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम बट वेरी क्विकली, एक सरदार के ख़िलाफ़ एक वक्त में अगर कोई गया था मुखालिफ उसके, तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, और अगर आज हम उसको तारीख़ के पहलू में देखें तो बहुत सारे लोग उस पर भी मुख्तलिफ राय रखते हैं। अब आप जब सारे सरदारों और सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जाने की बात करेंगे तो थोड़ी सी तो मुश्किलात आएंगी ना सर? देखें, आपने अगर डेमोक्रेसी के जरिए से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खुशहाली लानी है, तो इस बात को समझें कि मैं भी अगर सरदार हूं ना बलूचिस्तान का, तो मेरे लिए भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट एक थ्रेट है, इस बात को समझ लें। ठीक है, क्योंकि मैं सर अब मेरे पास मेरा वक्त जो वक्त मकान खत्म हो रहा है। हसन भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं एक जुमला उनसे लेके देन आई विल वाइंड अप। जी हसन भाई। एक तो इसका तरीकाकार ये है कि एनएफसी के तहत जो बड़े सूबे हैं वो अपना भी हिस्सा दें, वफाक भी कुछ हिस्सा दे, और यहाँ पर जो इलाके हैं पसमानगी उनकी दूर की जाए, और पसमानगी अगर है। एक दूसरी बात यह है कि सरदारों का ऑडिट किया जाए, और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि आपने जो वहाँ पर माइंड सेट है बलोचों का, उनके माइंड सेट में जो नफरत भरी गई है, माइंड फ्रूट किए गए हैं, इसको वॉश करना है और अमली तौर पर दिखाना है कि आप उनके खैर ख्वाह हैं, उनके दुश्मन नहीं है। रहा सवाल जो ऑपरेशंस के हवाले से जो एक सरदार के खिलाफ हुआ था, तो वो प्रो पाकिस्तान सरदार था जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये भी माजी की गलती हमारी अपनी है जिसको रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए। नवाब अकबर भुट्टी ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, वफाक की बात की है, वो कभी भी एंटी पाकिस्तान नहीं थे। ये लोग जो है ये और तरीके के लोग थे। नवाब अकबर भुट्टी को और अख्तर मेंगल को मिलाया नहीं जा सकता। राइट, बहुत शुक्रिया तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने